बीजेपी में कई सारे राज्यों में बीजेपी में भी सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परसों जो दिल्ली में बैठक हुई, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कल वाली बैठक में योगी आदित्यनाथ को इनवाइट किया गया। बिहार बीजेपी का कोई भी चीफ मिनिस्टर उसमें सशरीर इनवाइट नहीं था, और प्रस्ताव जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था वो योगी से ही पढ़वाया गया। 2 साल पिछले साल चूंकि ये हुआ नहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोविड के कारण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें योगी आदित्यनाथ अकेले चीफ मिनिस्टर थे जिनको बुलाया गया, क्योंकि पार्टी को पता है कि अब जनता का मिजाज कहां जा रहा है। योगी ने जो लकीर खींची है अपने कर्म योग से, उससे पूरा ये साफ हो गया। और जिस तरह से बीजेपी में एक समय आडवाणी का कद बड़ा होता जा था और आडवाणी पीएम इन वेटिंग थे, 2009 में चुनाव बीजेपी हार गई। उसके बाद आडवाणी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बना रहा कि पीएम इन वेटिंग वही हैं, लेकिन मोदी का कद इस कदर बढ़ चुका था, इतनी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी मोदी की, कि मुश्किल हो गया आडवाणी जी के लिए। आज उनका जन्मदिन है, उनके दीर्घायु होने की हम शुभकामना देते हैं, स्वस्थ और दीर्घायु होने की। लेकिन एक बेहद लोकप्रिय नेता एल के आडवाणी, जिस आडवाणी ने भाजपा को 2 से लेकर के आज जो भाजपा जिस 300 प्लस के कंडीशन में है, उसमें बड़ी भूमिका एल के आडवाणी को माना जाता है। लेकिन उस समय तक मोदी ने अपना कद बहुत आगे तक बढ़ा लिया था। तो क्या पार्टी ने यह मान लिया कि अब भावी तौर पे मोदी के बाद योगी ही हैं? क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को बुलाना और उनसे प्रस्ताव पढ़वाना, जबकि सामने कई वरिष्ठतम नेता हैं। इससे पहले जो प्रस्ताव 2 साल 2018 और 19 में राजनाथ सिंह ने पढ़ा था, लेकिन अब की बार इसके लिए चुना गया योगी आदित्यनाथ को। और बहुत सारे जो वर्चुअल बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर वर्चुअली जुड़े हुए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और इसकी बड़ी महत्ता है। और माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड जो है उसमें अब योगी को करीब करीब उनका नाम तय कर लिया गया है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की संसदीय बोर्ड जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसमें वरिष्ठतम नेता चुने जाते हैं, उसमें उनका नाम होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया से आप इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे कि योगी कहां जा रहे हैं। ये विश्लेषण मैंने इसलिए जोड़ा कि आपको याद होगा कि खैरातियों ने, खलिहर खैरातियों ने और सो कॉल राष्ट्रवादियों ने, इन सब ने योगी के खिलाफ एक मुहिम बनाया था। और जो सो कॉल राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने बिहार एक जातिवाद की राजनीति खड़ी करने की कोशिश की, योगी को एक जाति का प्रतिनिधि बनाना शुरू कर दिया और कहा कि ब्राह्मण विरोधी हैं। इन तमाम चिरकुटों ने, जो जिन्हें आप मानते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, इन सब ने एक ऐसा माहौल बनाया कि मोदी और अमित शाह ईर्ष्या करते हैं योगी आदित्यनाथ से और उनके पर कतरना चाहते हैं। और ये चीजें जो राष्ट्रवादी, सो कॉल राष्ट्रवादी विचारक और पत्रकारों की थी, ये लिबरल्स गैंग को बहुत भा गया और इसीलिए पूरी तरह से वो हमलावर हो गए योगी के लिए और ये कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अब ईर्ष्या करते हैं योगी से, इसीलिए मोदी नरेंद्र मोदी के पर, योगी के पर को कतरने के लिए अपने एक पूर्व सेक्रेटरी को, जो गुजरात में उनके आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी थे, उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा परसेप्शन का खड़ा किया गया और सच इससे कितना इतर है। आज की तारीख में इसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका हुआ है, अमित शाह और मोदी का, कि यदि वो चाहें तो बहुत हद तक एक दायरे से बाहर योगी को रख सकते हैं। लेकिन ये पता है इन्हें कि जनता का मिजाज क्या कहता है और कैसे, जब एक समय में इतने प्रभावशाली आडवाणी थे, उनकी लाचारी और मजबूरी हुई नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का दौर आ चुका था। इसीलिए मोदी इग्नोर भी नहीं कर सकते योगी को, ये उन्हें बेहतर पता है। और बीजेपी कोई कांग्रेस की तरह परिवार की पार्टी नहीं है। समाजवादी और लालू यादव, ये जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये सब के सब परिवार की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके जो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सब के सब एक परिवार की सेंट्रिक पार्टी है और इसीलिए वहां पर किसी दूसरे को उभरने का अवसर नहीं हो सकता। और कम्युनिस्ट तो अपना वजूद खो चुकी है, वाम तो अपना वजूद खो चुका हुआ है। इस पूरी प्रकरण में इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो योगी को बुलाया गया और उनसे प्रस्ताव पढ़ाया गया, इसका मतलब साफ है कि योगी की लकीर खींच ली गई है।
वैसे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी की बहुत जरूरत है, क्योंकि देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने माफियाओं का खात्मा किया है, दूसरे राज्य के नेताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि राजनीति इसी ढंग से की जा सकती है, तभी वो लोकप्रिय होंगे। योगी आदित्यनाथ किसी गांधी परिवार के सदस्य नहीं है। और ये दिलचस्प, आपको एक चीज मैं भूल गया जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, इस वीडियो में माइक देखिएगा क्या है। इसमें मैं इस भाषण को सुनने के लिए आपको नहीं कर रहा कि मैं सुपर चैट के इस सवाल को हटा करके, अच्छा पहले इनका देख लेता हूं। अविनाश आनंद जी कह रहे हैं कि दरभंगा के केवटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यादव और मुस्लिम में दंगा हुआ और यादवों ने फिर 2022 में विश्लेषण में बीजेपी को वोट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है अविनाश आनंद ने कही है कि ये चीजें, इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के खेल जातिगत आधार पे होते हैं, इस खेल को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था वो इस बात को लेकर के कि जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि योगी कहां कहां प्रहार करते हैं। अब इसमें देखिए कि गांधी टेंट हाउस, ये एक कहने के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन ये टेंट पूरा सिस्टम एक बहुत बड़ी किसी व्यक्ति का होगा जिसका एक प्रभाव है। मगर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मायने हैं कि योगी जहां पर भाषण दे रहे हैं वो टेंट हाउस किसका है, इस देश में गांधी परिवार के क्या, ये हर चीज से, कई बार पॉलिटिक्स में इसके अपने बड़े मायने होते हैं। मतलब राजनीति को इस दिशा में ली जा रही है कि अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक समय में जिस तरह से भगवा को आतंक का रंग बताया गया, जो भगवा हमारे तिरंगा में सबसे ऊपर है, उस भगवा को आतंक और का रंग दे दिया गया। और ये कहा जाने लगा कि ये भगवावादी है, ये भगवावादी पार्टी है, ये भगवाई हैं। ऐसा एक निकृष्ट भाषा में, जैसे आज सेकुलर एक गाली बन गया। आप किसी को सेकुलर कह दीजिए तो आज एक गाली, क्योंकि सेकुलर जैसे शब्द को इन लोगों ने राजनीति में इतना मजाक बना दिया कि वो गाली बन गया अति करते करते। वैसे इस भगवा जैसे रंग को, जो वीरता का प्रतीक है, जो शौर्य का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगा में सबसे ऊपर है, उसके साथ जिस ढंग से अत्याचार किया, आप कल्पना कीजिए योगी आदित्यनाथ जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री होंगे, आज यूपी के चीफ मिनिस्टर है तो इनके लिए कितना है, जहां वो बैठते हैं उस सोफे को, उस कुर्सी को भगवा रंग में, भगवा चादर से पहले ढका जाता है, तभी वहां योगी बैठते हैं। और एक पूरी तरह से तन से भगवाई होना जब देश का प्रधानमंत्री होगा, इसके क्या मायने होंगे। दरअसल इस कदर भगवा को, हिंदुत्व को नफरत किया गया कि देश की जनता ने उसे ही अपना लिया। और आज एक ऐसा तपस्वी जो 24 घंटा मेहनत करता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो नानी गांव हर 2 महीने में किसी छुट्टी बताने के लिए नानी गांव चला जाता है। कोई इंजीनियर जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया तो मस्ती करने ऑस्ट्रेलिया लगता है कि वो राजनीति इस रूप में करेंगे। आज कैराना में कोरोना और पीएसी के माध्यम से योगी ने वहां वहां चोट मारा कि पूरी तरह से तिलमिला भाग बढ़ गई। इसीलिए उन्होंने धर्म चक्र की बात की और उन्होंने इंगित कर दिया कि पहचानने की जरूरत है कि जो लोग राम और रामायण का विरोध कर रहे थे, जो लोग राम मंदिर का पुरजोर विरोध कर रहे थे, वो आज अयोध्या में दौड़े दौड़े जा रहे हैं। ये दिल्ली का केजरी जो दिल्ली में छठ नहीं होने दे रहा है, जिसने कई बार ड्रामा हर साल कहा कि 5 साल के बाद, ये 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना इस कदर सफाई हो जाएगी कि वो पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। आज यमुना अपने सबसे बदतर कंडीशन में है और इसीलिए अपना चेहरा छुपाने के लिए केजरी, ये मुफ्तखोरी का नशा बेचने वाला केजरी, छठ को रोक रहे थे, लेकिन लाचारी से स्वीकार करना पड़ा और नंगे हो गए कि यमुना की स्थिति क्या है। कहने का मतलब ये कि जो लोग इस ढंग से सिर्फ भाषणबाजी से कल तक सोचते थे कि सोशल मीडिया में भ्रम करके खेल कर लेंगे, वो सब के सब बेनकाब हो रहे हैं। आज कैराना में योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से ताल ठोका, ऐसा लगा कि वो हर चीज अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं। और ये चोट इस कदर लगी, और धर्म चक्र की बात, यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को योगी ने आज एकदम से दिशा बदल दी है, और जिस धर्म चक्र की बात वो कर रहे थे, उस धर्म चक्र का घुमाव जो है उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है।